जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो पार्ट 4 है वो पढ़ेंगे और ये पेज नंबर 10 से हम लोग शुरू होंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। FA1 के अंदर हम लोगों ने कई तरह के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पढ़े थे और आज ज़रा हम उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे। ये पूरा टेबल है कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का दिया हुआ पेज नंबर 10 और 11 के ऊपर, बल्कि 12 तक जाता है। ये 3 पेजेस हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो कोटेशन का था। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल में कोटेशन का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा था पहले, है ना? आओ बैठो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो कोटेशन का था। हमारी तरतीब आमतौर पे ये होती है कि हम लोगों ने FA1 के अंदर सेल्स और परचेज साइकिल पढ़े थे। सेल साइकिल हो या परचेज साइकिल हो, इट डजेंट मैटर, उसके अंदर तरतीब तकरीबन एक ही चलती है। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कोटेशन है। कोटेशन वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो सप्लायर होता है बेसिकली वो अपनी चीज़ की प्रोस्पेक्टिव प्राइस जो है वो बायर्स को देता है। ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं सप्लायर्स वो अपने बेसिकली इस चीज़ की जो प्राइस है वो बता रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अब कोटेशन के अंदर वो कहते हैं जी, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड है टू एस्टैब्लिश द प्राइस फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स एंड क्रॉस रेफर टू परचेज एक्विजिशन। हम लोगों का ये काम है। बेसिकली कोटेशन जो है अमूमी तौर पे रिक्वेस्ट की जाती है बायर की तरफ से। बायर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये प्राइसेस दे दो और सप्लायर जो हैं फिर वो प्राइसेस जो हैं उनको देते हैं। और ऑब्वियसली जब सप्लायर ने प्राइस देनी है क्वांटिटी वगैरह के मुताबिक और सारी चीज़ों के मुताबिक, ऑर्डर के मुताबिक, तो इसका मतलब है कोटेशन या कोट भी जिसको हम कहते हैं वो सप्लायर की तरफ से आएगा। ठीक है, लेकिन ये कोट जो है, कोटेशन जो है, ये हासिल की जाती है परचेज़ रिक्विजिशन के मुताबिक। परचेज़ रिक्विजिशन क्या भला है? परचेज़ रिक्विजिशन जो है, कोटेशन है, परचेज़ रिक्विजिशन है, ये कई दफ़ा साथ साथ आती हैं, आप ये समझ लो। अक्सर औक़ात परचेज़ रिक्विजिशन पहले आती है। परचेज़ रिक्विजिशन वो डॉक्यूमेंट होता है, आप समझ लें कि जिससे हम ये कह सकते हैं, अमूमी तौर पे मैं यही कहूँगा कि ये पहले आती है परचेज़। ये हम लोगों ने मेरे ख्याल में शायद पहले भी डिस्कस किया था FA1 के अंदर। परचेज़ रिक्विजिशन वो चीज़ होती है कि जब किसी ने किसी जगह के लिए, मिसाल के तौर पे मैं कृष्ण कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी का एम्प्लॉई हूँ, मुझे इस क्लासरूम के लिए कोई भी चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पे AC चाहिए या ब्लैक बोर्ड चाहिए या फिर कोई मार्कर्स, वालेकुम सलाम बेटे, कोई भी इस तरह की चीज़ चाहिए। अब मेरा काम ख़रीदना नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है। ठीक है ना? और पढ़ाते हुए अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अब मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं जाऊँ और कृष्ण के बहाव के ऊपर जाकर बाहर से ख़रीद लूँ। मेरे पास ना फाइनेंस की अथॉरिटी है, ना मेरे पास परचेज़ की अथॉरिटी है। मैं बेसिकली एक परचेज़ रिक्विजिशन, एक रिक्वेस्ट है, वो फ़िल करूँगा और अपने मैनेजर को दूँगा और वो मैनेजर जो है हमारे एडमिन के डिपार्टमेंट से या परचेज़ के डिपार्टमेंट से बात करेगा। अब वो लोग जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों से कोटेशंस लेंगे। क्या लेंगे? हाँ, मुख्तलिफ़ सप्लायर्स वगैरह से वो कोटेशंस लेंगे। जो मैंने परचेज़ रिक्विजिशन दी होगी उसके मुताबिक वो कोटेशंस वगैरह लेंगे। हाँ, परचेज़ रिक्विजिशन अगर ऑथराइज़ हो जाए तो, अगर मैनेजर कहे कि हाँ वाक़ई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे अगर हमें मज़ीद कैमराज़ की ज़रूरत है, तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है कि जी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है कैमराज़ की मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स के ऊपर, तो हमें कैमरा चाहिए, तो मैं जाके क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी की तरफ से कैमराज़ नहीं ख़रीद सकता। ठीक है, उसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं ये रिक्वेस्ट बेसिकली अपने मैनेजर के पास रखूं, वो उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करे और फिर जिसकी भी अथॉरिटी है बाइंग की, वो मुख्तलिफ सप्लायर से जाके कोटेशंस लेगा। क्या लेगा? कोटेशन का मतलब है कि वो उनको उतनी क्वांटिटी, उस स्टैंडर्ड, उस क्वालिटी, उस मॉडल का जो कैमरा है उसके बारे में वो प्राइसेस देना शुरू करेंगे। अब ऑब्वियसली जिसकी कोटेशन सबसे अच्छी होगी उसको हम लोग परचेज ऑर्डर देंगे। क्या देंगे? हाँ, परचेज ऑर्डर। आप लोगों ने FA1 में यहाँ से ज़्यादा पढ़ना शुरू किया था, परचेज ऑर्डर से। परचेज ऑर्डर वो डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर प्रिपेयर करके अपने सप्लायर को देता है कि मुझे इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ें चाहिए हैं। इस परचेज ऑर्डर को देखकर कई दफ़ा जो सप्लायर है वो अपना सेल्स ऑर्डर बनाता है। क्या बनाता है?
परचेज ऑर्डर ऑब्वियसली कस्टमर अपने तरीके से भेजता है, हो सकता है ईमेल के थ्रू भेज दे, हो सकता है रिटर्न ऑर्डर भेज दे, हो सकता है फ़ोन पे वर्बली बता दे। बहरहाल जो सप्लायर होता है यानी कि जो सेलर होता है वो अपने तरतीब तरीके के मुताबिक अपना सेल्स ऑर्डर जो है वो तैयार करता है ताकि इंटरनल डॉक्यूमेंट भी उसका एक प्रिपेयर हो जाए। जस्ट लाइक जिस वक्त हम लोग डिलीवरी नोट और GRN की बात कर रहे होते थे, वहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है। कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग उसी के परचेज़ ऑर्डर को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार जो बड़ी स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका तमीज़ तरीका ये होता है कि वो कहते हैं कि हम लोग सेल्स ऑर्डर भी अपने तरीके से बना के रखेंगे ताकि हम हमारे पास हर ऑर्डर का रिकॉर्ड एक तरतीब में मौजूद हो। उसके अंदर हमारे पास कस्टमर का नंबर मौजूद हो, क्वांटिटी मौजूद हो, सारा कुछ मौजूद हो। कस्टमर हो सकता है वो उसको जो चीज़ ऑर्डर कर रहा है वो उसको अपने मुताबिक बता रहा हो, ठीक है। हमने उस चीज़ का रिकॉर्ड अपने मुताबिक रखा हो, यानी कि आइटम नंबर का हमने कोई कोड शोड अलग अलग रखा हो, वो उसको बता रहा हो मार्केट नाम के मुताबिक कि जी मुझे फ़र्ज़ करें कि कैनन का ये वाला कैमरा चाहिए, लेकिन हमने उसको अपना एक आइटम कोड दिया हुआ हो, तो हम अपना सेल्स ऑर्डर उसके मुताबिक रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम उनके परचेज़ ऑर्डर को भी देखेंगे और अपना सेल्स ऑर्डर यानी कि सेलर जो है वो सेल्स ऑर्डर तैयार करेगा। अभी सेल्स ऑर्डर का मेन पर्पज़ क्या होता है? सेल्स ऑर्डर या परचेज़ ऑर्डर का मेन पर्पज़ यही होता है कि हम लोग अब आगे जो है उस वाले ऑर्डर को फुलफ़िल करें। अब परचेज़ ऑर्डर बस और सेल्स ऑर्डर में मेन डिफरेंस ये है कि परचेज़ ऑर्डर जो है वो जो बायर है यानी कि कस्टमर है वो प्रिपेयर करके भेजेगा, वही चीज़ हम अपनी तरतीब से यानी कि सेलर प्रिपेयर करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल्स ऑर्डर कहेंगे। अब सेल्स ऑर्डर की बेस के ऊपर एक चीज़ प्रिपेयर होती है, उसको हम कहते हैं डिस्पैच नोट। इसको कभी कभार GDN भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम लोग पहले FA1 के अंदर सिर्फ इसका एक ही नाम पढ़ते थे, उसको हम कहते हैं डिस्पैच नोट। यहाँ पे इसका एक मार्केट के अंदर एक नया एक और वर्जन है जिसको हम गुड्स डिस्पैच्ड नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। अब इसके अंदर होता क्या है? गुड्स डिस्पैच नोट जो है ना बच्चों, कभी कभार ये अलहदा से बनता है और एक डिस्पैच नोट अलहदा से बनता है और डिलीवरी नोट अलहदा से बनता है। कई दफ़ा ये दो नोट्स अलहदा से बनते हैं और कई दफ़ा ये एक ही नोट समझा जाता है, ठीक है। अगर तो ये एक ही नोट हो तो इसको हम आमतौर पे गुड्स डिस्पैच नोट कहते हैं। हम इसको वरना पहले अलहदा अलहदा कहते हैं डिस्पैच नोट और डिलीवरी नोट। तो डिस्पैच नोट डिलीवरी नोट का चूंकि तकरीबन तकरीबन काम एक ही होता है, तो इसको अक्सर औकात लोग जो हैं वो एक फार्मूला के अंदर बना के उसको गुड्स डिस्पैच नोट कह देते हैं। मार्केट्स में इसको हम आम तौर पे डिलीवरी नोट भी कहते हैं और कभी कभार डिस्पैच नोट भी कहते हैं, लेकिन इसका जो मॉडर्न नाम है आजकल बच्चों वो है गुड्स डिस्पैच नोट, ठीक है जी। हम लोगों ने FA1 में पढ़ा था कि होता क्या था कि सेल्स ऑर्डर को देख के हमारा जो वेयर हाउस वाला बंदा है उसको एक डिस्पैच नोट दिया जाता था, वो उस डिस्पैच नोट के मुताबिक चीज़ों को पैक करता था। क्या करता था? और फिर उसका एक डिलीवरी नोट बनाता था और डिलीवरी वाले बंदे को साथ भेज देता था उस सामान के साथ और उस डिलीवरी नोट के साथ। उस डिलीवरी नोट की दो कॉपीज़ होती थी। एक कॉपी जो है वो कस्टमर से साइन करा के वो वापस ले आते थे और एक कॉपी उसी के पास रहने देते थे। लेकिन ये है कि डिस्पैच नोट और डिलीवरी नोट का मिला के नाम जो है ना वो गुड्स डिस्पैच नोट है, ठीक है। बेसिकली इसके दो पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि सेल्स ऑर्डर के मुताबिक हमें ये पता हो कि हमारे पास जो है पैक हो गया है माल और हम लोगों ने इसको डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच का मतलब होता है भेज दिया। क्या कर दिया? हाँ, आ जाओ बेटे। यही डिस्पैच नोट जिस वक्त कस्टमर के पास पहुंचता है, किसके पास पहुंचता है? तो बेसिकली अब वो जो भेजी हुई चीज थी ना वो पहुंच चुकी है। क्या हो चुकी है? डिलीवर हो गई है। तो इसका ही नाम डिलीवरी नोट बन जाता है। क्या बन जाता है? इसी का नाम डिलीवरी नोट बन जाता है। तो अगर कोई शख्स डिस्पैच नोट कहे या डिलीवरी नोट कहे, कागज का टुकड़ा ये एक ही है, लेकिन इसके रोल दो अलग अलग हैं। पहला रोल इसका ये था कि जो वेयर हाउस वाले लोग हैं उस नोट को देखकर सामान पैक करें। दूसरा रोल इसका ये था कि ये सामान समेत जिस वक्त कस्टमर के पास पहुंचे तो कस्टमर उस पर साइन करे ताकि एक तरह से प्रूफ हो कि वो जो चीज़ें भेजी थी यानी कि डिस्पैच की थी वो डिलीवर हो गई हैं। क्या हो गई हैं? डिलीवर हो गई हैं। तो ये डिस्पैच नोट भी होता है और डिलीवरी नोट भी होता है और इसको मिला के नाम आजकल के दौर के अंदर हम इसको GDN कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स डिस्पैच नोट। इस गुड्स डिस्पैच नोट को देखकर देखो इसके ऊपर एक साइन कस्टमर का भी हो गया। किसका हो गया? कस्टमर का भी होगा। कस्टमर ने आपको ये प्रूफ दे दिया कि मेरे तक चीज़ें पहुंच गई, लेकिन और एक कॉपी हम कस्टमर के हवाले भी कर देते हैं। हम कहते हैं तो लो तुम्हारे पास भी प्रूफ है कि हमने तुम्हें चीज़ पहुंचा दी थी, और एक कॉपी हम अपने पास भी ले जाते हैं, लेकिन सेलर अपने पास वापस ले जाता है कि उसके पास भी प्रूफ है कि मैंने ये चीज़ें इनको भेज दी थी। उस गुड्स डिस्पैच नोट को देखकर कस्टमर अपने मर्जी का एक GRN बनाता है। क्या बनाता है? गुड्स रिसीव्ड नोट।
गुड्स रिसीव्ड नोट। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह परचेज ऑर्डर कस्टमर बनाता है और सेलर अपने मुताबिक का सेल्स ऑर्डर बनाता है, वही होता है ऑर्डर। ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हो सकता है इंटरनली हम लोगों ने उन चीज़ों के नाम अलग कोड्स के साथ सेव किए हुए हों, हमने कस्टमर को अलग कोड देना हो, ठीक है। इसी तरह इस शख्स ने सप्लायर को अलग अलग कोड दिया हुआ हो, उसने तो अपना कोड्स लिखे होंगे ना, कि मैंने सप्लायर को कौन सा अकाउंट नंबर कौन सा कोड नंबर दिया हुआ है, इसने अपने लिखे होंगे कि मैंने इस कस्टमर को कौन सा कोड दिया हुआ है और आइटम को कौन सा कोड दिया हुआ है। तो हम अपने अपने मुताबिक अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह इस शख्स ने अपना डिलीवरी नोट भेजा, गुड्स डिस्पैच नोट भेजा, उस डिस्पैच नोट की एक कॉपी उसने कस्टमर को भी पकड़ाई, ये प्रूफ था कि मैंने आपको चीज़ें डिलीवर कर दी हैं। लेकिन कस्टमर साहब खुद भी अपने मुताबिक का एक गुड्स रिसीव नोट बनाएगा। क्या बनाएगा? गुड्स रिसीव नोट बनाएगा। और उस गुड्स रिसीव नोट की कॉपी जो है ना, वो मैच होनी चाहिए इसके साथ, GDN के साथ, और ऑब्वियसली माल के साथ भी। एक तो फ़ायदा ये होता है कि ये आपके मुताबिक का रिकॉर्ड बन जाता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक डबल चेक हो जाता है कि इन केस गलती से डिलीवरी नोट जो है वो हम लोगों ने बगैर सही तरीके से चेक किए साइन कर दिया हो, तो कम से कम एक डबल चेक हो जाए GRN बनाते हुए, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी नोट को देख के नहीं बनाना, बल्कि कोशिश करनी है कि साथ माल को भी देख के दोबारा से GRN बनाना है, ठीक है, दोनों चीज़ें, ताकि एक डबल चेक हो जाए। चलें, बहरहाल GRN के बाद होपफुली इसी स्टेज पे जिस वक्त हम लोग साइन कर देंगे, क्या कर देंगे कि हाँ हमें चीज़ें डिलीवर हो गई हैं, और हम उसी वक्त अपना GRN भी बना लेंगे। होपफुली इसी स्टेज पे कस्टमर जो है ना, उसको एक इनवॉइस भी दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? हाँ, इनवॉइस दे दी जाएगी। वो इनवॉइस बेसिकली कौन पकड़ाएगा? सेलर पकड़ाएगा। कौन? हाँ, सेलर देगा कस्टमर को। तो सेलर जो है जिस वक्त को इनवॉइस कहते हैं बिल को, सेलर जिस वक्त आपको इनवॉइस देगा तो उसके लिए तो वो सेल्स इनवॉइस होगी। क्या होगी? हाँ, उसके लिए वो सेल्स इनवॉइस होगी, क्योंकि उसने तो सेल्स की है। क्या की है? ये बेसिकली बिल है, और इस बिल के अंदर आप लोगों को पता था क्या क्या कुछ लिखा होता था। वो अपना सबसे पहले नाम लिखता था उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी जो है वो शेल वालों से या कॉलटेक्स से या टोटल पार्को वगैरह से या PSO से पेट्रोल ख़रीदता है, अपने डीजल वगैरह ख़रीदता है इसके लिए, जनरेटर्स वगैरह के लिए, तो उसके ऊपर उस जो सेल्स इनवॉइस है उसके ऊपर PSO का नाम लिखा होगा, ठीक है ना। आजो बेटे, या टोटल पार्को का नाम लिखा होगा, क्रेसेंट का नाम नहीं, सबसे ऊपर उनका अपना नाम, क्योंकि सेल्स इनवॉइस किसने बनाई है? सेलर ने बनाई है, ठीक है। उसके नीचे फिर हमारा नाम लिखा होगा, आइटम का नाम लिखा होगा, उसकी पर यूनिट प्राइस लिखी होगी, टोटल प्राइस लिखी होगी, ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस करना है वो माइनस हुआ होगा, सेल्स टैक्स अगर उसके अंदर होगा तो सेल्स टैक्स उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ होगा। अच्छा, जिस इनवॉइस के अंदर सेल्स टैक्स इंक्लूड किया हो, उस सेल्स इनवॉइस को हम सेल्स टैक्स इनवॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स इनवॉइस। कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीज़ है, बस इसके अंदर आपका साथ सेल्स टैक्स या वैट जिसको हम कहते हैं वो शामिल होता है। तो ऐसी सेल्स इनवॉइस जिसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल हो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स इनवॉइस कहते हैं। लिहाजा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो बच्चों, इनके लिए तो ये सेल्स थी इसलिए उसको सेल्स इनवॉइस कह रहे थे, हमारे लिए क्या थी? परचेज थी, इसलिए हम इसको परचेज इनवॉइस कहते हैं। अब MCQs आप लोगों को पहले भी शायद FA1 के अंदर भी आया था ये, और FA2 के अंदर भी देयर इज अ चांस कि शायद इस चीज़ को ये टेस्ट कर दे। अब देखो, सेल्स इनवॉइस के केस के अंदर ना हम दोबारा से इनवॉइस नहीं बनाते। जो बिल आया होता है ना, हम उसको दोबारा से नहीं बनाते। जिस तरह GDN के केस में, जो डिलीवरी नोट वगैरह के केस में, हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम GRN कहते हैं, गुड्स रिसीव्ड नोट। इधर नहीं हम बनाते इस तरह, हम अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनाते। इधर हम उसी सेल्स इनवॉइस को अपनी परचेज इनवॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जितनी भी परचेज इनवॉइसेज होंगी ना, उसके ऊपर लिखा होगा सेल्स इनवॉइस। क्या लिखा होगा? लेकिन फिर हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये हमारी सेल्स इनवॉइस है या परचेज इनवॉइस है? एक बात ये, और सबसे पहली बात ये कि सबसे ऊपर उनका नाम लिखा होगा, हमारा नहीं। जिस शख्स ने वो चीज भेजी है हमें, उसका नाम लिखा होगा उसके ऊपर। लिहाजा इनवॉइसेस जितनी भी होती है ना, उनके ऊपर हमेशा सेल्स इनवॉइस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? क्योंकि ये हमेशा सेलर बनाता है। कौन बनाता है? हाँ, लेकिन जिस शख्स ने खरीदी है उसके लिए तो वो परचेज इनवॉइस है ना, तो वो कहता है उसको परचेज इनवॉइस है, लेकिन लिखा होता है उसके ऊपर सेल्स इनवॉइस, क्योंकि ये बनाई सेलर ने थी, लेकिन हम लोगों ने चूंकि उससे खरीदा था, हम उसको क्या कहेंगे? ये परचेज इनवॉइस है। और सबसे आसान तरीका इसका पहचानने का क्या है कि भाई उसका फॉर्मेट उन्होंने जिस तरह कहा वो उनके मुताबिक होगा, हमारे मुताबिक नहीं। लेकिन सेकेंडली, अगर फर्ज करो बाय सम चांस हम लोग भी सेम फॉर्मेट की चीज़ बना रहे हैं,
तो सबसे ऊपर कंपनी नेम जो है वो सेलर का लिखा होगा। किसका लिखा होगा? हाँ, हमारा नहीं, हमारा नाम नीचे जाके कहीं कस्टमर डिटेल्स के अंदर लिखा होगा। चलें, बहरहाल ये होगी परचेज इनवॉइस। इसको हम लोग जो है वो अगर कहना चाहें तो परचेज टैक्स इनवॉइस भी कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोग इसको ये नहीं कहते, वो सेल्स टैक्स इनवॉइस के केस के अंदर कहते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स जो है वो सेल्स पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? हाँ, जो हम लोग परचेज पे टैक्स देते हैं वो रिक्लेमेबल होता है। क्या होता है? रिक्लेमेबल होता है। चलें जी, बहरहाल आगे चलते हैं। आगे कह रहा है सप्लायर स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जिस वक्त हम लोग क्रेडिट पे परचेज या सेल करते हैं, क्या करते हैं? क्रेडिट पे परचेज या सेल करते हैं, तो हम लोग एक वक्त में एक शख्स से कई दफ़ा कई कई चीज़ें खरीद रहे होते हैं, बार बार कई इनवॉइसेस जमा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कई इनवॉइसेस जमा हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे इसने एक चीज़ बैठी है, सप्लायर स्टेटमेंट क्या होता है? यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है ना, हम लोगों ने एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वाली चीज़ तो पढ़ी थी FA1 के अंदर, कि हर महीने के बाद सप्लायर और कस्टमर एक दूसरे को अपने अकाउंट्स की डिटेल्स भेज देते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ, उसकी रिकन्सिलिएशन होती थी फिर। तो यहाँ पे उसने यही चीज़ लिखी हुई है। वो कहता है कि यार, इट इज़ इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर, इट समराइजेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द सप्लायर इन द प्रीवियस मंथ, द कस्टमर कैन यूज दिस टू चेक अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर दैट द अमाउंट डिमांडेड बाय द सप्लायर इज करेक्ट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकली और प्रैक्टिकली चीज़ समझा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हम लोगों ने कहा था कि कोई भी एक दूसरे को भेज सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर बच्चों अमूमी तौर पे उस बंदे को फिक्र ज़्यादा लगी होती है जिसने पैसे लेने होते हैं। जिसने पैसे देने होते हैं ना, उसको आम तौर पे इतनी टेंशन नहीं होती। और उसको पता होता है यार, जिसने पैसे लेने हैं ना, वो खुद ही मांग लेगा मेरे से। ठीक है, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं, उसने मुझे खुद ही याद करवा देने। तो याद करवाने वाले को याद रखने करवाने की फ़िक्र करनी पड़ती है, यानी कि सेलर को फ़िक्र करनी पड़ती है। इसीलिए आम तौर पे महीने के एंड पे ना, जो सेलर्स होते हैं ना, सप्लायर्स होते हैं, वो स्टेटमेंट भेजते होते हैं आम तौर पे हर एक को। ठीक है, आप अपने कस्टमर्स को भेजोगे और आपको आपके सप्लायर्स भेजेंगे। ठीक है, आप जिनके कस्टमर हो वो आप लोगों को सप्लायर स्टेटमेंट भेजेंगे। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को हम लोग कई दफ़ा सिर्फ सप्लायर स्टेटमेंट भी कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? है ये वही चीज़ जो हम लोगों ने FA1 में पढ़ी थी, लेकिन यहां पर आकर ना हम आमतौर पर वो वाले नाम पढ़ना शुरू करेंगे जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको आमतौर पर अब क्या कह रहे होते हैं? सप्लायर स्टेटमेंट। क्या कह रहे होते हैं जी? हाँ, सेम वही चीज़ है। बेसिकली एक महीने के अंदर अगर आपने 5, 10, 15 जितनी भी परचेजेस वगैरह की, उन सारों की एक समरी टी अकाउंट फॉर्म में या किसी भी चीज़ के फॉर्म में वो आपको बता देता है कि देखो, इतनी चीज़ें खरीदी थी, इतनी चीज़ों के पैसे दे दिए, इतने पैसे रहते हैं। ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस था। तो महीने के महीने का इसलिए होता है क्योंकि अमूमी तौर पे हम लोगों ने देखा है कि महीने का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ होता है। कितना दिया हुआ होता है? तो उसके अंदर अगर किसी चीज़ की क्रेडिट पीरियड जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं या फिर ओवर ड्यू हो चुके हुए हैं, तो एक तरह का ये सॉफ्ट रिमाइंडर भी होता है उस दूसरे शख्स को कि यार देखो, ये हम उसको बगैर लफ्ज़ों के ये चीज़ बताना चाह रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी ये पेमेंट्स भी जो है ना रहती हैं, और नहीं भी रहती तब भी हम लोग कई दफ़ा उसको कह देते हैं कि यार ये देख लो, ताकि तुम अपने हिसाब किताब के साथ चेक कर लो कि कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कहीं कोई मसले मसाइल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ हम दोनों से मिस हो गई हो। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि रिकन्सिलिएशन में कई दफ़ा मनी इन ट्रांजिट होती है, जिसकी वजह से दूसरे को नहीं पता चल रहा होता कि यार ये पैसे मिले हैं मुझे कि नहीं मिले। हम लोग अपनी तरफ से चेक भेज चुके होते हैं, उस तक नहीं पहुंचा होता। हम लोगों ने फ़र्ज़ करो कोई सेल रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी होती है, डेबिट नोट डाल दिया होता है, या उसने हमें क्रेडिट नोट इशू कर दिया होता है, हमें नहीं अभी तक मिला होता। हम लोगों ने अभी तक अपनी वो लायबिलिटी शो की होती है कि है, और उसने कहा होता है कि नहीं है। ठीक है, उसने अप्रूव कर दिया होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलें जी, बहरहाल तो ये परचेज इनवॉइसेज हैं। अगली चीज़ यहाँ पे सप्लायर स्टेटमेंट की बात हो रही है। अच्छा, इसको सप्लायर स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। चलिए अगली चीज़ के अंदर ये आप लोगों को पता था कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। पहले इसने तरतीब इसकी ज़रा उलट रखी हुई है, मैं तो इसको पहले डेबिट नोट से बताऊंगा। डेबिट याद है कि ये वो रिक्वेस्ट होती है कस्टमर की तरफ से कि भाई मेरे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत आ गई हैं या सही नहीं आई हैं, ठीक है, आप मेरे बिल को एडजस्ट कर दें। क्या कर दें? ये रिक्वेस्ट होती है। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर, और इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। ये एक सिंपल ईमेल भी हो सकती है। ठीक है, आमतौर पे एक सिंपल ईमेल भी हो सकती है जिसके अंदर वो सारी की सारी डिटेल्स बताता है कि जी मैंने ये वाला ऑर्डर दिया था, ये वाला परचेज ऑर्डर नंबर था, ये इसके अंदर मैंने ये कुछ मांगा था, गुड्स रिसीव मुझे ये हुए थे, लेकिन गुड्स रिसीव होने के बाद
मुझे ये पता चला कि उसके अंदर ये मसले मसाइल हैं, लिहाजा काइंडली मैं ये चीज़ें आपको वापस कर रहा हूँ, आप मेरे बिल को एडजस्ट कर दें। और मैंने आपको ये बताया था कि बिल नया नहीं निकलता, बिल एक दफ़ा जब इशू हो जाती है ना इनवॉइस, तो इनवॉइस वही रहती है। उस इनवॉइस के ऊपर एडजस्टमेंट जो है वो हम क्रेडिट नोट की सूरत में देते हैं। किस सूरत में देते हैं? ये नहीं होता कि हम कहें कि जी पिछली इनवॉइस कैंसिल हो गई है, अब हम आपको नई इनवॉइस इशू कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि इसमें कई तरह के मसले मसाइल हैं। हम लोग उस इनवॉइस को रहने देते हैं और उसकी जगह पे हम उसको एक क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। क्या इशू कर देते हैं? क्रेडिट नोट की हैसियत पैसों वाली होती है। किसकी वाली होती है? मिसाल के तौर पे मैं हुज़ैमा से कहता हूँ कि यार तुमने मुझे $1000 देना है, मैंने उसको कोई चीज़ बेची है $1000 की, हुज़ैमा मुझे कहता है कि इसमें से $300 की चीज़ें ख़राब निकल आई हैं। वो चीज़ें मुझे भेज देता है, मैं देखता हूँ वाक़ई ख़राब निकल आई हैं। मैं हुज़ैमा को 2 काम करके दे सकता हूँ। अभी तक हुज़ैमा ने मुझे पैसे नहीं दिए। क्या नहीं दिए? $1000 देने थे, ठीक है, उसने अभी तक मुझे पैसे दिए नहीं हैं। अगर तो इसने मुझे पैसे दे दिए होते तो फिर तो मैं इसको कैश रिटर्न कर देता। क्या कर देता? कैश रिटर्न कर देता। अभी तक इसके सर पे लायबिलिटी है। क्या है? हाँ, लायबिलिटी है, इसके सर पे लायबिलिटी है। मेरे पास जो है ये एसेट के तौर पे लिखा हुआ है। मैं अपने एसेट को कम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एसेट कम करते हैं तो वो क्रेडिट होता है। क्या होता है? हाँ, और मैं एक तरह से इसको इसकी लायबिलिटी वापस कर रहा हूं। लायबिलिटी अब खत्म है। क्या है? हाँ, लायबिलिटी खत्म है। तो उसके लिए मैं इसको एक क्रेडिट नोट दे देता हूं। मैं कैश तो इसको दे नहीं सकता, क्योंकि भाई कैश तो इसने मुझे दिया ही नहीं अभी तक। इसने मुझे दिया है प्रॉमिस। क्या दिया है? हाँ, तो मैं उतने का प्रॉमिस इसको वापस कर देता हूं। मैं कहता हूं यार ये ले लो वापस। इसकी हैसियत पैसे वाली ही होती है। अब इसने जब अगली दफा मुझे अपनी जो क्या मतलब है, इनवॉइस को पे करना है, पेमेंट करनी है, तो डेबिट नोट के एवज चूंकि मैंने इसको क्या दिया है? क्रेडिट नोट दिया। क्या दिया? हाँ, तो जब ये अगली दफा मुझे पेमेंट करेगा तो ये वही इनवॉइस जो $1000 वाली इनवॉइस है वो भेजेगा। और मैंने आपको कहा ना कि क्रेडिट नोट की हैसियत क्या है? पैसे वाली हैसियत है। $1000 की इनवॉइस भेजेगा, $700 भेजेगा मुझे, या उसका चेक भेजेगा, और साथ ये $300 का क्रेडिट नोट भेजेगा। क्या भेजेगा? हाँ, बेसिकली इसकी वजह से इसका पूरा का पूरा डेट क्लियर हो जाएगा। तो $700 भी आ गए और वो क्रेडिट नोट भी आ गया। बेसिकली क्रेडिट नोट वो वादा था जिसके ऊपर मैंने उसको कहा था कि भाई अभी तुम्हारा बिल नहीं रहा। तो डेबिट नोट रिक्वेस्ट है कस्टमर की तरफ से कि यार मेरा बिल कम कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट नोट उसकी एडजस्टमेंट है, ये सेलर देता है। कौन देता है? हाँ, वो कहता है कि ठीक है मैंने आपका बिल कम कर दिया है। तो अब क्या होगा? जिस वक्त ये पेमेंट करेगा, क्या करेगा? तो हुजैमा जो है या फिर जो भी कस्टमर है वो एक चीज प्रिपेयर करेगा, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस एडवाइस। क्या कहते हैं जी? हमेशा इसकी स्पेलिंग भूल जाता हूं। रेमिटेंस एडवाइस। रेमिटेंस एडवाइस हम लोगों ने FA1 के अंदर भी पढ़ा था कि जिस वक्त आपने सप्लायर से मल्टीपल इन्वॉइसेस ली होती हैं। क्या ली होती हैं? यानी कि एक वक्त में आप एक इन्वॉइस नहीं बल्कि एक इन्वॉइस से ज़्यादा इन्वॉइसेस के बारे में को पे कर रहे हो, तो कन्फ्यूजन हो सकती है कस्टमर उसको सप्लायर को कि पता नहीं आप कौन सी वाली इन्वॉइसेस का चेक दे रहे हो। क्योंकि एक इन्वॉइस फ़र्ज़ करो $1000 की थी, एक इन्वॉइस $700 की थी, एक इन्वॉइस जो $300 की थी, एक इन्वॉइस $500 की थी। आपने एक ही चेक काटा $2500 का और मेरे हवाले कर दिया। हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई $3000 की इन्वॉइस हो, कोई $500 की इन्वॉइस हो, कोई $5000 की इन्वॉइस हो। आपने $2500 क्यों दिए? किसके बारे में दिए? ये चीज़ जानना मेरे लिए ज़रूरी है। आप कहोगे सर क्यों ज़रूरी है? आप टोटल में से माइनस कर दें, जितना भी उसका डेट है उसमें से आप क्या कर दें? माइनस कर दें, अपना रिसीवेबल कम कर दें, वो भी अपने टोटल पेएबल्स को कम कर देगा। मैं कहूँगा ये तो ठीक है, लेकिन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स तो थे ना। मैंने हर इन्वॉइस पे इसको अलग अलग दिया होगा, हर इन्वॉइस पे इसको अलग अलग क्रेडिट पीरियड भी दिया होगा। हाँ, फिर हर इन्वॉइस के वो जो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट वाली चीज़ थी उसके लिए मेरे लिए पता होना ज़रूरी है कि भाई ये कौन सी वाली इन्वॉइस को पे ऑफ कर रहा है। और फिर अमूमी तौर पे तरीका यही होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्या चीज़? हाँ, लेकिन यह है कि अगर मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर कर दूं और हुजैमा किसी एक लेटर वाली इनवॉइस का सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो हासिल करना चाह रहे हो, तो वो तो मुझे नहीं पता होगा। मैं तो कहूँगा पुरानी वाली को इसने पहले पे किया, मैं उसके मुताबिक कर दूंगा। हुजैमा कह रहा हो कि नहीं पुरानी वाली पे तो मुझे सेटलमेंट डिस्काउंट ही नहीं ऑफर हुआ था, नई वाली के ऊपर है तो मैं इसको पहले पे कर रहा हूँ, मुझे इसका वो चाहिए। तो ये उस इनवॉइस का रेमिटेंस एडवाइस बनाएगा। क्या बनाएगा?
और रेमिटेंस एडवाइस कई दफा ना, जिस वक्त मैं इसको इनवॉइस भेजता हूं, क्या भेजता हूं, तो उसके अंदर ही एक टीयर ऑफ एलिमेंट लगा होता है, जिस तरह वो कागज का एक टुकड़ा, उसके डॉटेड लाइन होती है जहां से आप फाड़ सकते हो, उसको ही कई दफा रेमिटेंस एडवाइस कहते हैं। ये उसी को फिल कर देगा कि ये मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूं, और साथ अगर कोई क्रेडिट नोट होगा उसको भी जोड़ेगा, साथ उसकी पेमेंट जोड़ेगा जिसको चेक शेक है, और वो मेरे हवाले कर देगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इन इनवॉइसेस को ये पे कर रहा है। जितनी इनवॉइसेस को पे करना होगा उतनों की वो रेमिटेंस एडवाइस बना देगा और साथ उसकी पेमेंट कर देगा, और अगर कोई क्रेडिट नोट साथ होंगे वो भी साथ जोड़ देगा, क्योंकि ऑब्वियसली जितने के क्रेडिट नोट होंगे उतने की तो वो मुझे पेमेंट नहीं देगा। ऐसा ही है ना। चलें जी, ये होगी रेमिटेंस एडवाइस। अब जब बच्चों, जी बच्चे, हाँ ये कस्टमर बनाएगा, ये कस्टमर बनाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है कि रेमिटेंस एडवाइस जो है ना, कभी कभार इनवॉइस के साथ जुड़ी आती है। किसके साथ जुड़ी आती है? मैं ही हुजैमा से या अपने किसी भी कस्टमर से कह देता हूं कि भाई कल कला को जब आप पेमेंट करो तो इसमें से ये हिस्सा फाड़ के इसके ऊपर डिटेल्स लिख के ना तो मुझे भेज देना। और कभी कभार नहीं भी होती, ठीक है। कई दफा रेमिटेंस एडवाइस जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में बंदा खुद बनाता है, और आजकल हम लोगों ने देखा है कि अमूमी तौर पे रेमिटेंस एडवाइस साथ नहीं भेजते, जो कस्टमर है वो खुद से बना के भेजता है। रेमिटेंस एडवाइस का सिंपल मतलब और मकसद ये है कि मैं किन इनवॉइसेस की पेमेंट कर रहा हूं, बस ये उसका मकसद है। आपने बेटे एक सिंपल मैसेज भी कर दिया है ना, वो भी रेमिटेंस एडवाइस है कि जनाब ये वाला इनवॉइस नंबर थे, उनकी मैं पेमेंट कर रही हूं। दैट इज इट, दैट इज अ रेमिटेंस एडवाइस। तो ऑब्वियसली ये कौन बनाएगा? कस्टमर बनाएगा, ठीक है। या नहीं भी बनाएगा, फिल तो कस्टमर ही करेगा ना, फिल तो कस्टमर ही करेगा, भेजेगा तो कस्टमर ही, जब एंड पे वापस भेजेगा तो भेजेगा तो कस्टमर ही। चलिए ये रेमिटेंस एडवाइस होगी। अब ये रेमिटेंस एडवाइस इनवॉइसेस, सॉरी बिल समेत, पैसों समेत और क्रेडिट नोट समेत जिस वक्त रिसीव होगी सेलर को, किसको रिसीव होगी? हाँ, क्योंकि ये कस्टमर भेज रहा होगा रेमिटेंस एडवाइस पेमेंट के साथ। किसके साथ? पेमेंट के साथ भेजेगा। रेमिटेंस एडवाइस प्लस पेमेंट। और पेमेंट क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पेमेंट जो होती है कैश एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कैश के अलावा चेक भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांसफर फॉर्म भी हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट भी हो सकता है। वो पूरी जो हम लोगों ने पलंदा पढ़ा था कि किस किस तरह से आप पेमेंट्स कर सकते हो, वो कैश प्लस क्रेडिट नोट्स। क्या चीज? ये है आपकी पेमेंट। क्रेडिट नोट भी तो भेज रहा होगा ना। $1000 की इनवॉइस है लेकिन मैं सिर्फ $700 भेज रहा हूं कैश में, बाकी सारा क्या था? $300 का क्रेडिट नोट था। क्या था? बेसिकली उसने मेरी $1000 की इनवॉइस में से एडजस्ट कर दिया था। मैं वो उसकी भी कॉपी भेजूंगा साथ, ताकि उसको याद आ जाए कि भाई $1000 पूरे का पूरा खत्म हो गया। क्या हो गया? हाँ, अब कुछ भी नहीं बचा। तो ये जिस वक्त ये सेलर को रिसीव होगा तो वो उसके बदले में एक मजीद प्रूफ देगा अपने कस्टमर को। उस कस्टमर के वो जो प्रूफ को हम कहते हैं रिसीट। क्या कहते हैं? हाँ, रिसीट इज अ प्रूफ कि मुझे पेमेंट रिसीव हो गई है। क्या हो गई है? हाँ, और ये सिंपली एक ठप्पा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यानी कि वो जो इनवॉइस, जो बिल हमने भेजा था, क्या भेजा था? सिंपली वो बिल, वो इनवॉइस भी हो सकता है कि कस्टमर लेकर आ जाए और वो कहे कि सर इसके ऊपर पेड का ठप्पा लगा दें। क्या कर दें? ये भी रिसीट है। रिसीट सिंपली एक प्रूफ है कि भाई मुझे पैसे मिल गए हैं। ये एक मैसेज भी हो सकता है कि जी हमें पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, जजाकल्ला, पेमेंट रिसीव्ड। ये भी आपकी एक प्रूफ है। तो अब हम जरा यहां पे दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। परचेज रेक्विजिशन जो है, बल्कि इसको मैं दूसरे कलर से लिखूं ताकि आप लोगों को ज़हन में रहे। परचेज रेक्विजिशन कौन करता है भाई? आपके इंटरनली कस्टमर के अंदर का होता है। कस्टमर इंटरनल, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है ना। मैं एज एन एम्प्लॉय परचेज रेक्विजिशन दूंगा अपने मैनेजर को कि जी हमें इस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो ये कस्टमर का इंटरनल है। कोटेशन जो है ये सप्लायर्स करते हैं। किसको करते हैं? सप्लायर्स टू पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, क्योंकि अभी उन्होंने प्राइसेस कोट की हैं, पता नहीं खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। परचेज ऑर्डर कौन देता है? बल्कि मैं इसको जरा नीचे करके लिखूं ना ताकि आसानी हो जाए। सप्लायर टू पोटेंशियल कस्टमर। हाँ जी, परचेज ऑर्डर जो है वो कस्टमर प्रोड्यूस करता है। कस्टमर टू सप्लायर,
सही है। सेल्स ऑर्डर जो है, नहीं, सेल्स ऑर्डर जो है वो सप्लायर बनाता है इंटरनली। ये सप्लायर ने कस्टमर को नहीं देना होता, ये सप्लायर उसका परचेज ऑर्डर देखकर अपने लिए बना लेता है। उनके लिए तो सेल होने वाली है ना, उन्होंने परचेज के लिए ऑर्डर दिया है, इनकी यही चीज सेल होने वाली है, तो ये अपने मुताबिक उसका एक रिकॉर्ड रख लेते हैं कि कस्टमर ने हमें ये कुछ का ऑर्डर दिया है, ये अपने लिए इंटरनली रख लेते हैं। ये क्या है भाई, जीडीएन जो है, सॉरी, जीडीएन जो है ये सप्लायर अपने लिए भी बनाता है और उसके लिए भी बनाता है, ठीक है, कस्टमर के लिए भी, फॉर इंटरनल प्लस कस्टमर। सही है, कस्टमर का इस पे साइन चाहिए होता है और एक कॉपी उसको भी पकड़ाई जाती है। जीआरएन जो है वो कस्टमर बनाता है इंटरनल के लिए, कस्टमर फॉर इंटरनल पर्पस। अच्छा, सेल्स इनवॉइस वगैरह क्या होती है? सेल्स इनवॉइस बेसिकली आपका जो सप्लायर है, सप्लायर फॉर कस्टमर, मेन पर्पस इसका ये होता है कि कस्टमर को दी जाएगी। ऑब्वियसली बच्चों, ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, उसकी कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई कॉपी हर एक ने अपने पास भी रखी होती है, लेकिन मैंने जो इधर लिखा है ना चीजें इंटरनल या एक्सटर्नल, वो उसका मेन पर्पस है। मेनली ये किसके लिए बनाई जाती है? मेनली ये कस्टमर के लिए बनाई जा रही है इनवॉइस। ऑब्वियसली इस इनवॉइस की एक कॉपी हमारे कंप्यूटर में भी पड़ी होगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, वो बेटे बेसमेंट्स लदी बड़ी होती थी डॉक्यूमेंट्स के साथ, लदी बड़ी होती हैं। आप लोगों को इसके वाकयात भी सुनाएंगे। चलिए जी, बहरहाल परचेज इनवॉइस जो है, परचेज इनवॉइस सेम चीज है, ये सेम चीज को कहते हैं नेम गिवन टू सेल्स इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। सही है बच्चों, ये हम लोग उसी सेल्स इनवॉइस को परचेज इनवॉइस कह रहे होते हैं जो हमें सप्लायर से मिली होती है, क्योंकि हमारे लिए थे वो परचेज हो रही है, ठीक है, हम कस्टमर हैं। अब सप्लायर स्टेटमेंट कौन इशू करता है? सप्लायर स्टेटमेंट इशू करता है सप्लायर फॉर कस्टमर, ताकि वो रिकंसिलिएशन वगैरह कर ले। डेबिट नोट क्या होता है? कस्टमर्स रिक्वेस्ट टू सप्लायर, ठीक है। और क्रेडिट नोट क्या होता है? सप्लायर्स अप्रूवल ऑफ डेबिट नोट। सही है, उस डेबिट नोट को जिस वक्त सप्लायर मान लेता है, कहता है ठीक है मैंने तुम्हारा बिल एडजस्ट कर दिया है, तो वो ये होता है। रेमिटेंस एडवाइस कौन बनाता है? रेमिटेंस एडवाइस बनाता है आपका कस्टमर टू सप्लायर व्हेन पेइंग इनवॉइसेस। और रिसीट क्या होती है? सप्लायर बनाता है, सप्लायर टू कस्टमर व्हेन पेमेंट रिसीव्ड। सही है, चलें जी, दैट इज इट। ये आपके इंटायर बच्चों डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके परचेज या सेल साइकिल के अंदर होते हैं। इसमें 90% तो तकरीबन वही चीजें थी जो हम लोगों ने लास्ट FA1 के अंदर पढ़ी थी, लेकिन दिस इज अ गुड रिवीजन जिसके अंदर आपको उनके पर्पसेस, उनके ओरिजिन वगैरह सारा कुछ जो वो समझ आना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। ठीक है बच्चों, अब आखिरी वाला टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 1 का। लेट्स गो थ्रू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा बाकी का सिलेबस क्या हमें सिखाने जा रहा है। हाँ, ऑब्वियसली बच्चों, जो आप लोगों ने FA1 के अंदर सीखा है, जो आपकी डबल एंट्री है, जो मेन कॉन्सेप्ट था डबल एंट्री का, सेल्स और परचेज और पेरोल और ये वाली चीज़ें, ये सारा कुछ जो है आपने रिटेन करना है।
लेकिन इस सिलेबस का मेन फोकस उन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि वो जो चीज़ें आपने सीखी ना, मेनली अकाउंटिंग वही है, याद रखो। लेकिन अब आप लोग अकाउंटिंग की डिटेल सीखना शुरू करोगे, अब आप उसके पीछे की चीज़ें सीखना शुरू करोगे। वो भी मैंने आपको तब भी ये समझाया था कि मैं आपको एंड से रिवर्स में लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले FA1 के अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताई थी, और वहां से मैंने आपको पीछे की तरफ कहानी पूरी उल्टी बताना शुरू की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस बनता है आपके जनरल लेजर से, जनरल लेजर बनता है आपके जर्नल से। ठीक है जी, जर्नल की एंट्रीज के लिए आपको डेबिट क्रेडिट समझने की जरूरत है। इस तरह से आप पूरे के पूरे रिवर्स में आ रहे थे। अब हम लोग उस डेबिट क्रेडिट से भी पीछे की तरफ जाएंगे कि हम लोग कह रहे हैं कि जी सेल्स होगी क्रेडिट और डेबिट होगा रिसीवेबल। ये रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट होगा और ये सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी, ये वाली डिटेल्स जो है वो स्टैंडर्ड्स बताते हैं। क्या बताते हैं? कि हमने किस चीज को कैसे और कब और किस तरह से जो है ना कैलकुलेट करना है, और उसको कब और कैसे एडजस्ट करना है। अच्छा जी, तो ये स्टैंडर्ड्स वगैरह, ये नीड फॉर रेगुलेशन वगैरह क्यों थी, ये क्यों हम लोग स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं? क्योंकि बच्चों, हर बंदा अगर अलग अलग तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू कर दे तो फिर बच्चों आप कंपेयर नहीं कर सकते कि किसकी इंफॉर्मेशन सही है किसकी नहीं है। एक बंदा किसी तरह से शो कर रहा है, एक बंदा किसी तरह से शो कर रहा है। अब आपको नहीं पता विच वन इज राइट। ठीक है, कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाती है। हम लोगों ने कल परसों वो चीज़ें पढ़ी थी कि फंडामेंटल क्वालिटीज़ क्या होती हैं आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, जिसके अंदर हमने कहा था कि रेलेवेंस होनी चाहिए, और हमने ये कहा था कि उसकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और अगर बच्चों हम लोग इसको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे पूरी दुनिया में, तो ये रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की क्वालिटीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी, और हम लोग ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि इसके बगैर जो है ना बिजनेसेस को चलाना और समझना बहुत मुश्किल काम है। वो कहता है जी, विदाउट अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशन, preparers of financial statements would in theory be able to adopt whatever accounting treatments and policies they choose. This means that it would be impossible for users to assess and evaluate the performance of an entity in a meaningful way. It would also be impossible to compare the financial statements of different entities. अब मिसाल के तौर पे हम लोगों ने एक इसके अंदर वो पढ़ा है प्रिंसिपल अक्रूवल्स का। किसका? अक्रूवल्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि हमने उस वक्त अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है जिस वक्त ट्रांजैक्शन अकर होगी, ना कि उस वक्त जिस वक्त रिसीट या पेमेंट होगी। ठीक है, कैश के आने जाने का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसी वक्त हमने रिकॉर्ड कर लेना है जिस वक्त क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगी। अब अगर एक शख्स चल रहा होता कैश बेसिस के ऊपर, किसके ऊपर, और एक चल रहा होता अक्रूवल्स बेसिस के ऊपर, तो हमने तो परेशान हो जाना था। एक शख्स ने फर्ज करो कि 1 लाख की चीजें दी एक शख्स को, और उसको अभी तक कैश नहीं मिला। क्या नहीं मिला? तो उसने तो अभी तक अपनी सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं की। फिर इसका मतलब है अगर वो कैश बेसिस पे चल रहा है, कह रहा है सर अभी तक सेल्स ही नहीं, क्यों? क्योंकि कैश नहीं मिला। और एक दूसरा बंदा है, उसने फर्ज करो 50,000 की सेल्स की, लेकिन की उधार पे। किस पे की? उधार पे की। उसने जनाब इधर ही रिकॉर्ड कर लिया कि हो गया। अब इन दोनों की जिस वक्त मैं देखूंगा, इसने तो सेल्स 0 रिकॉर्ड की होंगी और इसने कितनी रिकॉर्ड की होंगी? 50,000। तो मैं तो इसको देख के मुझे आइडिया होगा कि ये भाई की सेल्स ज्यादा है और इसकी कम है, जो कि ऐसा नहीं है। इसने सेल्स डबल की हुई है, तो कंपेरेबिलिटी खत्म हो गई है। एक तीसरा बंदा अपने ही दुनिया के अंदर रखा है, उसको किसी ने जाते जाते कहा कि मैं तुम्हारे से खरीद लूंगा चीजें। क्या खरीद लूंगा चीजें? और उसने कहा ये चीज रिकॉर्ड सेल हो गई है। क्या सेल हो गई है? ये भी वो एक अलग ही दुनिया के अंदर चल रहा है भाई। तो हम लोग दरमियान का रास्ता लेके आते हैं। हम कहते हैं ना तू भाई ज्यादा शेख चिल्ली बन और ना तुम इतने डिप्रेस हो। ठीक है, दरमियान में रहो। हाँ, हम उसको कहेंगे कि तुमने इनवॉइस इशू कर दी है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चीज उस तक पहुंचा दी है। हाँ, चीज पहुंचा दी है, उसका प्रूफ है? हाँ है। गुड्स डिस्पैच नोट हमने उससे साइन करवाया है, डिलीवरी नोट उससे साइन करवाया है। उसको कोई बिल भेजा है, उसने उस बिल को रिकॉग्नाइज किया है? हाँ जी किया है, हमने उसको इनवॉइस भेज दी है, उसका क्रेडिट पीरियड शुरू हो गया है। ठीक है, अपना सेल्स रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो? लेकिन अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। सेल्स जब पैसे मिलेंगे उसके जगह पे अभी रिसीवेबल कर लो, तब रिसीवेबल खत्म कर देना और कैश लिख लेना। तो हम दरमियान का रास्ता पकड़ते हैं आमतौर पे, जो रेलिवेंट भी रहे और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाए। ना इसकी एक्सट्रीम पकड़ेंगे और ना वो शेख चिली की एक्सट्रीम पकड़ेंगे। जो भी हवाई देगों कोई जो है ना कह रहा है इतनी तो देगें हो ही गई हैं, ठीक है ना, हाँ हो गया, खा भी लिया, ठीक है।
जिस तरह वो बुद्धा कह रहा होता है ना कि सोचो कि तुम एक अरबपति हो, हाँ मैं सोच लिया है, ठीक है ना, मैं अरबपति हूँ। इस तरह तो वही वाली बात आ रही है जो आजकल दुनिया में चल रहा है कि जी आई फील लाइक जो जो मर्जी फील करते रहो फिर तो अल्लाह हिफाजत में, ये नहीं है भाई, ये आपका पूरा पूरा तरीका है। दिस इज वाई वी नीड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो है ना लोगों को एक बेंचमार्क के ऊपर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टैंडर्ड्स का इस वक्त आप लोग इसकी डिटेल पढ़ोगे जाके एफएफए के अंदर, ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह से सारे सारे स्टैंडर्ड्स बनते हैं, ठीक है, ये आप इसकी डिटेल पढ़ोगे एफएफए में। यहाँ पे अलबत्ता इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए ज़रूरी था। बच्चों इन स्टैंडर्ड्स के दो नाम थे पुराने वक्तों के अंदर, इसको मेरे भी बचपन के अंदर इसको IAS कहते थे, ठीक है ना, इसका मतलब था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या चीज़? देखो बच्चों, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग कहते थे लोकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहते थे? हाँ, लेकिन फिर अराउंड अराउंड बच्चों तकरीबन 2008-10 के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली, पता नहीं मुझे इस वक्त ना सही तरीके से याद नहीं है, हाँ तकरीबन तकरीबन तभी की बात है, 2008-10 के अराउंड ना बच्चों नए जिस वक्त अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू होते थे ना, तो उन्होंने उनको IAS कहना बंद कर दिया। उन्होंने कहा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, बल्कि उन्होंने उनको कहना शुरू कर दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहना शुरू कर दिया? हाँ। अब देखो याद रखना, दो तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक वो हैं जो पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स ना जिनको मानते हैं, पूरी दुनिया के अकाउंटेंट, उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहते हैं? और आपकी पढ़ाई ना बच्चों मेनली उन्हीं के ऊपर है, मेनली उन्हीं के ऊपर है। बाकी हर मुल्क के अलग अलग भी कुछ ना कुछ लोकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। अब जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अमूमी तौर पे इस वक्त जितने भी ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो IFRS को अडॉप्ट कर लें। जितने भी आप समझ लो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो IFRS के ऊपर आ चुके हुए हैं। पाकिस्तान भी इसने काफ़ी अपना सालों पहले इस चीज़ का ऐलान कर दिया था कि अब हम लोग IFRS को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन फिर भी हर मुल्क के अंदर थोड़े बहुत लोकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। मेनली जितने भी आपके IFAC की बॉडीज हैं, क्या हैं, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बॉडीज हैं, जिसमें ICAP भी आता है, पाकिस्तान के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी आते हैं, ACCA इसका एक बहुत बड़ा मेंबर है, CPA USA भी इसका बहुत बड़ा मेंबर है, ICAW भी इसका मेंबर है। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े अकाउंटिंग बॉडीज आपको नजर आएंगी तकरीबन सारे के सारे वो IFAC के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के। और उसकी वजह से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स जो है ना, उसकी एक सब कमेटी है जिसको हम कहते हैं IASB। क्या कहते हैं? वो यहाँ नहीं लिखा और आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आप लोगों ने उसके अंदर पढ़ना है, FFA के अंदर पढ़ना है। लेकिन द थिंग इज कि IASB इनकी एक कमेटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये इन सारे लोगों की मुशावरत से जितने भी अकाउंटिंग बॉडीज हैं, ICAP है, ICAW है, ACCA है, ICAI है, ठीक है ना, बेशुमार आपकी अकाउंटिंग, इन सारों की मुशावरत से, इनके अकाउंटेंट्स की मुशावरत से हर कुछ अरसे के बाद, मिसाल के तौर पे मैं अपनी फर्म में काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ अरसे के बाद कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पॉलिसीज वगैरह जो हैं वो नज़र आता है कि इससे रेलिवेंट और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। क्या नहीं होती? तो मैं वो लिख सकता हूं कि यार अगर हम इसको यूं करें ना तो मेरे नज़दीक ज़्यादा रेलिवेंट और ज़्यादा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो फिर वो आइडिया जो है ना सारे मेंबर्स में घूमता है। और अगर मेंबर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और सारे उस पर वोटिंग कर दें तो नया स्टैंडर्ड निकल आता है। समझ रहे चीज़? तो आप में से हर बंदा जो इसका मेंबर बनेगा, ACCA का मेंबर बनेगा, वो साथ साथ IFAC का भी मेंबर होगा। और ACCA IFAC का चूंकि मेंबर है, लिहाजा जिस वक्त आप लोगों को एक चीज़ नज़र आई और आपने कहा कि हमारे नज़दीक अगर हम इसको यूं करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर बाकी के भी मेंबर्स एग्री कर जाएं या उनमें से मेजॉरिटी एग्री कर जाए, तो ये चीज़ है ना, ये स्टैंडर्ड नया इशू हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, नया स्टैंडर्ड इशू हो जाता है। और इसी तरह से सारे सारे स्टैंडर्ड्स बने, ये कि एकदम से आसमान से नहीं उतरे, अकाउंटेंट्स ही ने बनाए हैं, लेकिन ये अग्रीमेंट जरूरी है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था इसको हम कहते हैं कन्वेंशन। क्या कहते हैं? कन्वेंशन इज यूजुअली हाउ थिंग्स आर डन और यूजुअली हाउ यू अग्री ऑन इट। आपका अग्रीमेंट हो गया, बस ठीक है, कोई लीगल बाइंडिंग अभी भी नहीं है। हाँ, लीगल बाइंडिंग, लीगल पंगा तब पड़ेगा अगर आप अपने मुल्क के कानून को तोड़ोगे। अपने मुल्क के कानून को अगर हमने तोड़ा तो फिर लीगल पंगा है, लेकिन अगर कानून कोई नहीं टूट रहा, हम ये कह सकते हैं कि हम लोग IFRS को तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं? उसके अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन यह कि फिर भी ये कानून की निस्बत ज़रा निस्बतन कम चीज़ है।
हाँ, अलबत्ता आपकी जो वो चीज़ें हैं, आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, उनकी शायद वो वर्थ ना रहे इंटरनेशनली जो आज है। अब अगर आपको ये लगता है कि सारे के सारे मुल्क 100% आईएफआरएस इस्तेमाल करें, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ऐसा नहीं है, ठीक है? कई दफ़ा मुल्क जो हैं उनके जो लोकल एफआरएस हैं वो भी चल रहे होते हैं। यूएसए इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। यूएसए जो है उनका अपना ही एक पंगा पड़ा हुआ है, वो भी मानते हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं ठीक है जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वी एग्री ऑन देम, लेकिन उनके कई इस तरह की चीज़ें हैं जो यूएसए की लोकली अलग तरह से चलती हैं, बहुत मेजर नहीं है, बहुत मेजर नहीं है। इसी तरह यूके के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो उनकी लोकली चलती हैं, पाकिस्तान में की भी कई चीज़ें हैं जो लोकली चलती हैं, लेकिन जो जितनी बड़ी लाठी होती है जिसकी उसकी उतनी बड़ी भैंस होती है। इसी तरह यूएसए जो है उसका चूंकि से ज़्यादा होता है कई मामलात के अंदर, तो उनका इसको हम कहते हैं गैप, क्या कहते हैं? यूके गैप, पाकिस्तान गैप, यूएस गैप। गैप होता है GAAP, क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या चीज? या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब होता है लोकली, लोकली हमारे इधर हम लोग जनरली काम किस तरह से करते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की तरह कैसी हैं, पाकिस्तान के अंदर कैसी हैं। हो सकता है पाकिस्तान गैप जो है वो आईएफआरएस से थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन याद रखना हमेशा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसी तरह यूएस गैप जो है वो आईएफआरएस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसी तरह यूके गैप जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से आईएफआरएस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन जिस वक्त आप ओवरऑल सारों को देखोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि ये सारे के सारे तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। और स्पेशली जब हम मल्टीनेशनल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो वो बड़ा ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम लोग बजाय किसी लोकल के ऊपर रहने के, ऑब्वियसली हम लोगों ने लोकल लॉ को तो फॉलो करना ही है, लेकिन जिस वक्त हम लोग इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो हमने हर हत्तुल इम्कान इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को मान के चलना है। तो ये अकाउंटिंग जो आपके वो होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग, वो तकरीबन सारे के सारी जगहों के ऊपर सेम है प्रिंसिपल्स, लेकिन आगे जाके रूल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? छोटे 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 रूल्स। अब मैं आपको इसकी एक ब्रीफ सी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे मुसलमानों के अंदर जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो सारों के सेम है, सबके सेम है। अगर वो मेन प्रिंसिपल कोई तोड़ेगा ना तो ईमान के दायरे से ही खारिज हो जाता है। तौहीद के प्रिंसिपल को कोई तोड़ेगा ईमान के दायरे से ही खारिज हो जाएगा। नबूवत के प्रिंसिपल को कोई तोड़ेगा ईमान के दायरे से ही खारिज हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेन किस्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन कुरान को मानने से इंकारी होगा, फरिश्तों को मानने से इंकारी होगा, मौत से इंकारी होगा, जन्नत जहन्नम से इंकारी होगा, तकदीर से, ये हमारे ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल के हमारे मेन किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। इनसे कोई भी इंकारी होता है वो हमारी ईमान से खारिज हो जाए। वो डज नॉट मैटर, शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, जो मर्जी है भाई, वी डोंट केयर। ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मुसलमान होने के कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन आगे जाके स्टैंडर्ड्स रूल्स हर एक के डिफरेंट होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। कोई समझता है कि इस तरह ज्यादा रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, कोई समझता है इस तरह से ज्यादा रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपने अनबायस्ड होकर सोचना होता है। रूल्स की इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो रही होती है सारों की, वो उसमें कोई ज्यादा फड्डे नहीं है। लेकिन अगर मेन के अंदर कोई पंगा पड़ गया ना, तो यहां पर तो क्लियर कट आप जो है ना प्रिंसिपल से ही साइड पे हो रहे हो। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए अपने रूल्स को अंडरस्टैंड करना होता है। किसको अंडरस्टैंड करना होता है? रूल्स को अंडरस्टैंड करना होता है। ये चीज इसकी असल क्रक्स है। बाकी इसकी डिटेल्स हम लोग एफएफए के अंदर पढ़ेंगे। अब कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, आईएफआरएस हैं और आईएएस हैं, जो इस पढ़ाई के अंदर आप लोगों ने बच्चों करने हैं। वो क्या है? उसके अंदर सबसे पहले तो IAS 1 है। IAS 1 मैंने बातों बातों में आप लोगों को FA 1 के अंदर करवा दिया था, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे उसको रिपीट करेंगे। IAS 1 जो है ये सारी की सारी जो एंड रिजल्ट है ना अकाउंटिंग का, उसको बताते हैं। मैंने आपको कहा था ना, कहानी शुरू एंड से होती है, और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने भी कहानी शुरू कहां से की है? एंड से की है। जो सबसे पहला स्टैंडर्ड निकला ना IAS 1, उसने सबसे पहले एंड वाली रिपोर्ट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस किया कि ये क्या होंगी। उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस यानी कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस, या जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं, ये बताई जाएगी। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बताया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बताया जाएगा, नोट्स टू द अकाउंट्स बताया जाएगा। इन सारों का और इनके सारों की डिटेल्स और एलिमेंट सारी की सारी बताई जाएंगी। ये आपका स्टैंडर्ड है IAS 1। दूसरा स्टैंडर्ड है आपका IAS 2, इन्वेंट्रीज। क्या चीज? देखो, हर बिजनेस का सबसे पहला काम होता है सेल्स। क्या काम होता है बच्चों? सेल्स नहीं है, बिजनेस नहीं है। सेल्स नहीं है, बिजनेस नहीं है। सेल्स नहीं हो रही, बिजनेस नहीं है, खत्म।
कोई फायदा नहीं है उस बिजनेस का। एम्प्लॉयज क्यों रखोगे? क्योंकि सेल्स करनी है। हिसाब किताब अकाउंटिंग क्यों करोगे? क्योंकि सेल्स करनी है। ठीक है, तो सेल्स के लिए पहले कोई चीज तो हो बेचने के लिए, वो इन्वेंट्रीज हैं। क्या है? तो अब इन्वेंट्री, वो माल जो आपने खरीदा ही बेचने की नीयत से है, इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, इसको किस तरह से आप रिकॉर्ड करोगे? अब क्या कंफ्यूजन हो सकती है इसके अंदर? एक कंफ्यूजन ये हो सकती है, मैं आपको एक ब्रीफ चीज के अंदर मिसाल देता हूं, कि आपने 5 दफा चीजें खरीदी। कितनी दफा? 5 दफा। हाँ, हर दफा उसकी प्राइस अलग थी, चीज एक ही थी, चीज एक ही थी, लेकिन हर दफा उसकी प्राइस अलग थी। MA1 वगैरह के अंदर आप लोगों ने FIFO वगैरह पढ़ा है ना? क्योंकि क्यों था ये एवको FIFO वगैरह आप लोग क्यों पढ़ते हो? उसकी वजह ये है कि भाई इन्वेंट्री के हम लोगों ने हिसाब किताब रखने हैं, किस तरह से रखें। हाँ, तो ये तो आपके इंटरनली था। क्या था? कि इंटरनल हिसाब किताब हमें पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। एक्सटर्नली के लिए भी हिसाब किताब थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि हमने जब कस्टमर को और हमने जब हुकूमत को बताना है कि हमारे पास क्या वो आया, प्रॉफिट आया, हमने ये इन्वेंटरी बेची है, इतने की बेची है, क्या प्रॉफिट आया। हुकूमत हो सकता है किसी तरह के मेथड को माने, किसी तरह के मेथड को ना माने। मिसाल के तौर पे कई जुरिस्डिक्शंस के अंदर लाइफो के मेथड को नहीं माना जाता, वो कहते हैं हम नहीं मानते इस चीज़ को, ये अनफेयर है। हाँ, वो कहते हैं कि तुम लोग जिस तरह मर्जी टैक्स बचाते फिर हम लोग मान लें। इसी तरह कई, अभी ये तो इन्वेंट्रीज की मैं बात करूँ ना, कई जो टैक्स की अथॉरिटीज हैं वो डेप्रिसिएशन नहीं मानती। क्या नहीं मानती? वो कहते हैं डेप्रिसिएशन जो तुम्हें चीज़ 25 साल चल सकती है, तुमने कहा जी सिर्फ 3 साल चल सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को शायद कल बताया था कि अमूमी तौर पे जो हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में लैपटॉप्स वगैरह आते हैं, ये रिफर्बिश्ड होते हैं। क्या होते हैं? रिफर्बिश्ड होते हैं, पहले ही 5-6 साल चल के आए होते हैं, और यहाँ पे मजीद हम उनको 5-6-10 साल जो है उसको रगड़ते हैं। ठीक है, अमूमी तौर पे दुनिया 3 साल के बाद चेंज कर देती है। हमारे पास आता ही रिटायर होने के बाद है, फौत होने के बाद आता है वो। लेकिन यहाँ पर भी लोग नहीं खरीदते हैं लैपटॉप्स वगैरह। अब अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, तो मैंने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई लैपटॉप रखना हो, तो आमतौर पे नॉर्मल सा लैपटॉप होता है। इट कुड बी क्वाइट अ फ्यू ईयर्स ओल्ड एज वेल, 5-6 साल पुराना भी हो सकता है। अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई i7 या i5 का लैपटॉप ले लेता हूं जो कि 8th 9th 10th जनरेशन का होगा, आज से 3-4-5 साल पुराना होगा, ये घर के लिए। हाँ जी, हाँ, ऑलमोस्ट 6 साल पुराना। लेकिन यह है कि अगर मैं उसको रख भी लेता हूँ, आई विल बी हैप्पी पर्सनल यूज के लिए। लेकिन ऑफिस यूज के लिए जो मैंने रखे होते हैं वो हमेशा 13 जनरेशन के होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिस के अंदर मुझे पता है कि मैंने हैवी किस्म के प्रोग्राम्स इस्तेमाल करने हैं, ऑन द गो इस्तेमाल करने हैं। वही लैपटॉप, अगर आमतौर पे आप लोगों के पास जो लैपटॉप्स होते हैं उनकी जो बैटरी लाइफ होती है वो 2 ढाई 3 घंटे होती है। मेरे वाला 13 घंटे से कम करे तो मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बिजनेस यूज के लिए चाहिए। वहां पे मैं हर वक्त अपने साथ चार्जर नहीं लेके फिरता फिरूंगा, यार मैं कहीं पे कोई मिल जाएगा मुझे स्विच, मैं कहीं पे लगा लूं। नहीं, यहां पर मुझे इसके लिए, यहां पे मेरे लिए इसका 3 साल के बाद यूज नहीं है। उस वाले लैपटॉप को, उस वाली चीज को मैं डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मार्केट वाले उसको अभी भी लाखों में खरीदेंगे, कहेंगे यार अभी मैं 3 साल के बाद भी अगर आप 10th जनरेशन का फर्ज करो लैपटॉप लोग, या 11th जनरेशन का लैपटॉप लो, ठीक ठाक महंगा मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। वो उनको कहो ना जाके कि मुझे 1 टेराबाइट का, मुझे इतने GB का 16 या 32 GB का रैम का और 11th जनरेशन का और ये वाला चाहिए, वो आपको कहेंगे हाँ निकालो भाई 2 से 3 लाख रुपए कटो, देते हैं तुम्हें लैपटॉप। टच स्क्रीन भी हो, 2K या 4K की उसकी स्क्रीन भी हो, ये हो वो हो, 2-in-1 भी हो, फलाना टुंगा हो, कटो पैसे। लेकिन पर्सनल यूज के लिए हम लोग वील बी मोर देन हैप्पी विद दैट। हम कहेंगे यार ठीक है, हम उसके लिए पैसे देने के लिए आते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर वो हमें काम नहीं दे रहा, लेटेस्ट वाले प्रोग्राम्स नहीं चल रहे, हैवी किस्म की ड्यूटी, वो बैटरी लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ठीक है, हाँ, मैकबुक्स वगैरह जो हैं उनको इसलिए हम लोग कई दफ़ा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ ज़रा सपोर्ट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह, सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह लंबी होती है। लेकिन ये कि अगर आप अपनी लेटेस्ट जनरेशन का भी ले लो तो अगले 3-4-5 साल आप सेफ हो। पर्सनल यूज़ में आप लंबे टाइम सेफ हो, पर्सनल यूज़ में खैर है, इसमें नहीं, बिजनेस यूज़ में नहीं। या तो फिर मैं अगर जाके उस चीज़ को कहता हूँ कि जी मेरा तो यूज़ का सिर्फ 3 साल का है, टैक्स वाले कहेंगे भाई खलो जा, इतना नहीं है। तुम जाके इसको अभी बेचोगे, तुमने तो कह दिया कि जीरो हो गया तुम्हारे लिए। कहाँ से जीरो हो गया तुम्हारे लिए 3 साल के अंदर? 3 लाख का फर्ज करो अगर कोई लैपटॉप था, हर साल तुम लाख लाख की डिप्रिसिएशन करोगे। हाँ जी, मेरे लिए तो यूज नहीं रहेगा। उसके बाद कहेंगे यार यूज नहीं रहेगा, बाहर कितने का बिक रहा है बता ना, बाहर 2 लाख का बिक रहा है, तो हम नहीं मानते कि तुम्हारी इतनी डेप्रिसिएशन हुई है 3 साल में। तुम्हारी तो डेप्रिसिएशन मुश्किल से लाख की हुई है 3 साल के अंदर, तो हर साल 33,000 तुम काटो इसका। बहरहाल टैक्स वाले फिर अपना खुद से बताते हैं डिप्रिसिएशन का रेट।
हाँ, इंग्लैंड वगैरह के अंदर हम उसको कहते हैं, ये आपका रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। क्या होती है? कैपिटल अलाउंस। क्या होता है? कैपिटल। वो उसको कहते हैं, मानते ही नहीं डेप्रिसिएशन को। तो ये अलग अलग तरह की चीजें हैं। अच्छा चलो डेप्रिसिएशन ही की बात कर लेते हैं। हर बंदा अपनी तरह से डिप्रिशिएट कर रहा है, ये भी गलत है। उसके भी हम लोगों ने मेथड्स डिफाइन किए हैं, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। IAS 16 के अंदर, किसके अंदर? हाँ, IAS 16 आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। क्या है? नॉन करंट एसेट्स हैं। IAS 1 थे सारी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IAS 2 थी इन्वेंट्रीज, IAS 16 आपके नॉन करंट एसेट्स। क्योंकि पंगा ज्यादा नॉन करंट एसेट्स में पड़ता है। नॉन करंट एसेट्स लंबे अरसे के लिए आपके पास होते हैं, 12 महीने से ज्यादा, कई के साल आपके पास रहने हैं। तो उसकी कैलकुलेशन, उसकी वैल्यूएशन, उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी रीवैल्यूएशन, कभी कभार वो चीज़ जो है वो रीवैल्यू नहीं होती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक बिल्डिंग खरीदी और मैंने उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया कि मेरे पास जो है ना, ये मैंने बिल्डिंग खरीदी थी 1 करोड़ रुपए में, मैंने डेबिट की बिल्डिंग 1 करोड़ से और क्रेडिट किया अपना कैश 1 करोड़ से, और हर साल मैं उसकी थोड़ी 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 डिप्रिसिएशन कर रहा हूँ। मार्केट में जाके पता चला कि भाईजान बिल्डिंग की तो प्राइस जो है वो 1 करोड़ की जो मैंने खरीदी वो 3 करोड़ की हो चुकी हुई है। मैं 5 साल के अंदर उसमें से माइनस करता चला जा रहा हूं, और 5 साल के बाद पता ये चलता है बाहर के उसकी तो प्राइस, महंगाई इतनी हो गई। तो अब यहां पे इसको हम रीवैल्यू करवाते हैं। क्या करवाते हैं? तो इसकी रीवैल्यूएशन किस तरह से होगी? कल कला को अगर मैं इस बिल्डिंग को बेच देता हूं, मेरा काम तो बिल्डिंग्स बेचना नहीं था, मेरा तो काम अपनी फैक्ट्री चलाना था या कोई और काम करना था, तो ये बिल्डिंग इज नॉट एग्जैक्टली माई सेल्स। ठीक है, ये तो एक तरह का आप समझ लो कि अदर इनकम है। क्या है? हाँ, अदर इनकम है। तो इसको किस तरह से करना है, इसके डिस्पोजल को किस तरह से हैंडल करना है, इसकी एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। चीज़ आप लोगों को जब गलती से FFA का क्वेश्चन मिल गया था तो तब मैंने आप लोगों को समझाया था थोड़ा सा। एनीवे, ये सारा कुछ जो है ना हम लोग IAS 16 के अंदर पढ़ेंगे। अगली चीज़ IAS 37 है। IAS 37 जो है ना, ये प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स के ऊपर जो है ना बेसिकली फोकस करता है। ये क्या भला है? प्रोविजन, जिस तरह आप लोगों को मैं एक ब्रीफ सी चीज़ बताता हूँ अलाउंस का, वैसे बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है ये, लेकिन है भी। आप लोगों को मैंने FA1 के अंदर डाउटफुल डेट या अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स करवाया था, याद है? क्यों था ये? क्या उसने पेमेंट देने से इनकार कर दिया था? नहीं, लेकिन हो सकता था कि शायद ये पेमेंट ना करे। वालेकुम सलाम, सब बस ये आ रहे हैं इन अ सिंगल मिनट। हो सकता था कि वो पेमेंट ना करे, तो हम पहले से उसके लिए प्रोवाइड करके रखते थे। जी सर? नहीं सर, नहीं। हाँ जी, बस ये उधर आ रहे हैं, माफ करना है। तो हो सकता था कि पेमेंट ना करें। इसी तरह बच्चों एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं? कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है किसी को आइडिया? कंटिंजेंट का मतलब होता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। क्या मतलब होता है? बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तब तक ये लायबिलिटी नहीं है। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो ये हमारा एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली किसी की लायबिलिटी किसी दूसरे का एसेट होता है, हमारी लायबिलिटी किसी दूसरे का एसेट होगा, हमारा एसेट किसी दूसरे की लायबिलिटी होगा। ऐसा ही है ना? तो इसी तरह कंटिंजेंट एसेट्स भी होते हैं। ये आमतौर पे जिस तरह इंश्योरेंस वगैरह हो गई या कोई इस तरह की चीज है, ठीक है, तो कंटिंजेंट है। हम लोगों ने किसी के साथ कोई अपना वादा पूरा नहीं किया, अब हमें जुर्माना पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? कंडीशन पूरी हो गई, अब हमारी लायबिलिटी बन गई है। ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं। और इससे आगे रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग वगैरह बनानी थी। क्या बनानी थी? बिल्डिंग बनानी थी। 1 अरब रुपए की बिल्डिंग थी, साल लगना था बनाने में। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इसका मैं किस तरह से सेल्स किस तरह से गिनूं? क्या मेरी सेल हो गई है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा साइन हो गया है कि मैं ही इनको चीज बना के दूंगा, 1 अरब रुपए में इनको बना के दूंगा, लेकिन क्या ये मेरी सेल होगी? मैंने बना दी है चीज, चीज तो मैंने अभी तक नहीं बनाई। तो मैं किस तरह रिकग्नाइज करूं कि मेरी सेल कितनी हुई है? फिर मैं बेसमेंट बना देता हूं, पाइलिंग का काम कर देता हूं, बेसमेंट बनना शुरू होती है, बुनियादें पड़ना शुरू होती हैं, ग्रे स्ट्रक्चर, अलग अलग स्टेजेस हैं। मैं बेसमेंट ला के सोचता हूँ क्या मैंने अब बनाना शुरू कर दी है बिल्डिंग? बन गई है बिल्डिंग? क्या मैं 1 अरब रुपए कमा लिए, हकदार हो गया हूँ? फिर मैं ग्रे स्ट्रक्चर अब हो गया हूँ हकदार, अब मैं उसकी फिनिशिंग अब हो गया हूँ हकदार, अब मैं उसकी डिलीवरी करता अब हो गया हूँ हकदार। तो दो तरीके हैं, एक ये है कि वही शेख चिल्ली, कुछ भी नहीं किया और कर दिया, हाँ हो गया हूँ 1 अरब का। और एक है बेचारा जो बिल्कुल ही एहतियात से, जब तक मैं आखिरी 1-1 इंच की चीज करके उसके हवाले नहीं कर दूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मैं 1 अरब का हकदार हूं। ये नहीं है, इसका एक दरमियाना रास्ता है। वो IFRS 15 आपको बताता है। कौन बताता है? हाँ, ये पहले इसका पुराना वर्जन होता था एक IAS 18 के नाम से, ठीक है। अब उसका एक रिवाइज्ड वर्जन आया IFRS 15 के नाम से। और आखिरी चीज,
ये सारी की सारी चीज़ें समझने के लिए जो आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिए, इसका ज़्यादा ताल्लुक इस पढ़ाई के साथ नहीं है, एफएफए के अंदर ज़्यादा है, लेकिन एक बहरहाल थोड़ा बहुत टच इसके अंदर भी देंगे। ये बच्चों आप लोगों का इंटायर सिलेबस होगा। क्या होगा? हाँ, बाकी सारा FA1 से ताल्लुक रखता है। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।